नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये आज जो EMRS का अपना PGD का एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम पेपर देखेंगे और ये ऑफिशियल आंसर की है, जिससे मैं आपका मैच करके पेपर डालूंगी, क्योंकि डाउट भी नहीं रहेगा आपका, क्योंकि ये ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, तो इसलिए अपना, और इसके बाद फिर TGD का है, नेट का भी शायद आंसर की आ गई है। अगर किसी का पेपर मुझे मिलता है तो मैं आपके लिए ज़रूर डालूंगी नेट का पेपर भी, क्योंकि उससे आपके आगे के जो क्वेश्चन है, एक एक ऐसा अनुमान लगता है इन क्वेश्चनों से कि मतलब क्यों कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, इसमें से हमें बताना, जो इसका क्वेश्चन है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, पेपर वैसे सरल नहीं था ये, क्योंकि इतना देखने में लग रहा कुछ क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन सरल नहीं था, क्योंकि जो BPSC का पेपर हुआ था बिहार वाला, उस पेपर के मुकाबले ये पेपर थोड़ा टफ है। तो इसमें कौन सा है कि ये तद्भव नहीं है, कार्य शब्द जो है ये तद्भव नहीं है। ठीक है, ये कैसा तत्सम है। आन, राय और राग ये कैसे शब्द हैं, तद्भव है। आगे ध्यान रखना, किसी में आ जाते हैं ये ऑप्शन में, तो ये तीनों शब्द कैसे हैं, तद्भव शब्द है। हमें क्वेश्चन देखने का मतलब ही ये होता है कि जो इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं आगे आए, तो हम अगर मान लो पूछें कि ये किस कैसा है, तो एकदम तुरंत हमें ध्यान आ जाए कि ये तो तद्भव में था। कारखानों में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है। तो कारखानों में अत्यंत विषैला, अब देखो इसमें अत्यंत पूछा है। अब जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होते हैं, प्रविशेषण होते हैं। और विशेषण तो विषैला है ही, और इसकी विशेषता बता रही है अत्यंत, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 सही होगा। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है इसमें। तो इसमें कल्पांत जो है ये हमारा स्वर संधि वाला नहीं है। ठीक है, कल्पांत स्वर संधि वाला, कल्पांत, हाँ ये तो कल्पांत तो स्वर संधि, सदानंद ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारा ना जो है ये हमारा नहीं है, क्योंकि ये है सत्यधन आनंद। ठीक है, व्यंजन संधि है इसमें, सत्यधन आनंद। ठीक है, कल्पांत, रेखांश, सिंदूरमी ये कैसे, सब स्वर संधि। निम्नलिखित में से किसमें अव्ययभाव समास है, तो किसमें अव्ययभाव समास है, तो यथा स्थान, स्नान, सॉरी दोस्तों, यथा स्नान में अव्ययभाव समास है। अव्यय का यथा, प्रति, अन्न, और जो मतलब शुरू में ऐसे उपसर्ग हों जिनमें लगे हुए कि जिसे हम मतलब बदलाव न किया जा सके, तो वह अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, जिसमें हम मतलब कुछ बदलाव नहीं कर सकते। और आशातीत, इसमें आपादान तत्पुरुष है। कौन सा है, अपादान। मैं इसलिए बता रही, आगे अगर ये आ जाए आशातीत क्या है, तो आशातीत में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। और ये क्या हो गया, आशा से अतीत, राजपुत्र, तो ये है राजा का पुत्र, इसमें कौन सा संप्रदान तत्पुरुष है, कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष, राजा का पुत्र। ये है प्रजापति, प्रजापति में कौन सा है, सॉरी, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रजा का पति, इसका क्या होगा, प्रजा का पति। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है, तो इसमें से एक अर्थी शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा 2 सही होगा। भ्रांति एक अर्थी शब्द है, जिसका अर्थ केवल एक ही निकले, वो एक अर्थी शब्द होते हैं। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, तो लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है इसमें से, तो ऑप्शन इसमें हमारा एक सही है, महाराजा। तो महाराजा का महारानी होगा, ना कि महाराजन होगा, महारानी। ठीक है, मामा मामी, नाला नाली, चीता चीटी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है, जीप पर सवार एलिया किसकी रचना है, शरद जोशी की रचना है। अलग अलग भी ये पूछी जा सकती हैं, इसलिए अच्छे से इन्हें देख लेना चाहिए। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की रचना है। कला का जोखिम, ये निर्मल वर्मा की रचना है, किसकी है, निर्मल वर्मा की। रचना के बदले, ये रमेश चंद्र शाह की रचना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 होगा।
निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो इसमें होगा रस्सा रस्से जो है, तो रस्से का क्या होगा? रस्सिया, रस्सिया। ठीक है। बच्चा बच्चे, लोटा लोटे, घोड़ा घोड़े। और हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका है, तो पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका है। इस पेपर में 2 मतलब लेखिकाओं की आत्मकथा पूछी गई है। मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी इसलिए कि दलित आत्मकथा और स्त्री लेखन आत्मकथा, मतलब क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए अगर तुम 25-30 होंगी जो इन्हें तुम देख लोगे ना तो आराम से याद हो जाएंगे 1-2 बार में। ठीक है। जहाँ 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन है इस पेपर में, ये महिला आत्मकथा से जो है। तो ये किसकी है? पिंजरे की मैना। तो ये है चंद्रकिरण सोनी रक्षा की आत्मकथा। और प्रभा खेतान की आत्मकथा क्या है? अनन्या से अनन्या, अनन्या से अनन्या, अनन्या। ये किसकी है? प्रभा खेतान की आत्मकथा। संज्ञा शब्दों में असंगत है, तो संज्ञा शब्दों में असंगत इसमें से कौन सा है हमें बताना है। तो बचपन, बचपन कैसे? भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक बचपन है। जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, एहसास कर सकते हैं, वो सारी संज्ञाएं किस में आती हैं? भाववाचक में आती हैं। ठीक है। और संज्ञा कितनी होती है? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है। कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सही है। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी नदी विशेष का नाम नहीं है। सच्चाई ये भागवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है हमें देखना है। तो इसमें असंगत युग्म है इतने पास अपने, तो इतने पास अपने इसमें असंगत है। ये किसका है? शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। किसके? शमशेर बहादुर सिंह का। गीतिका निराला की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाह की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की रचना है। निम्नलिखित में से गोदान की नारी पात्र है, तो गोदान की नारी पात्र कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, शोभा। गोदान की नारी पात्र कौन सी है? शोभा। अभी तक मुझे लगता है कि गोदान की जो जैसे धनिया है, होरी है और गोबार है, रूपा है, जो उनकी मतलब पुत्री हैं, और ये पूछी आ रही थी अब तक। लेकिन अब जो मुझे लगा कि पहली बार गोदान के पात्र अच्छे से सब बारीकी से देख लेना, छोटे बड़े। ठीक है। क्योंकि इसमें ये पूछा गया। और जल्पा किसकी पात्र है? जल्पा ये गबन की पात्र है, ये भी पूछी गई। सुरेश गबन किसकी पात्र है? गबन की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण नहीं है, तो राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन इसमें बी सही होगा, 20वीं सदी का बाणभट्ट। जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये राहुल सांकृत्यायन का है। बचपन की स्मृति है, ये राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण है। असहयोग के मेरे यात्री, असहयोग के मेरे यात्री। अब इन्हें तुम तीनों को अलग से याद कर लेना है। ऑप्शन में अगर देके पूछ ले किसके संस्मरण है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार हैं, तो चांद का मुंह टेढ़ा कृति किसकी है? तो ये है गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो ऑप्शन इसमें हमारा 4 सही होगा। और ये कैसे? प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों में आते हैं। प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों में आते हैं। ठीक है। जमाने में हम आत्मकथा की लेखिका है, तो जमाने में हम आत्मकथा किसकी है? देखो एक ये स्त्री लेखिका, इनकी है निर्मला जैन की। जमाने में हम कौन कहती हैं? निर्मला जैन। निर्मला जैन कह रही हैं कि जमाने में हम है। रमणिका गुप्ता की कौन सी आत्मकथा? आप हुदरी, आप हुदरी। और मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी एक कहानी, यह भी, ये मन्नू भंडारी की है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखा चित्र नहीं है। संस्मरण रेखा चित्र महादेवी वर्मा के इतने चर्चित है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से देख लेना उनके। ठीक है। तो पद के साथ ही इनका संस्मरण है, जिसमें इन्होंने 7 अपने जो थे उनका करा है। और वन तुलसी की गंध किसका है? तो वन तुलसी की गंध जो है ये रेणु का संस्मरण किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। स्मृति की रेखा, ये भी रेखा चित्र महादेवी वर्मा का।
धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिए श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति निराला जी की किस कविता से है? तो ये पंक्ति बताना है कि निराला जी की किस मतलब कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अब धिक एक पंक्तियाँ हैं इनकी राम की शक्ति पूजा से, ठीक है, वो पंक्तियाँ भी इनकी ऐसी हैं राम की शक्ति पूजा से। वो है धिक जीवन, हाँ यही है, धिक जीवन जो पाता ही आया, ठीक है, वो पूछी आती तो वो है राम की शक्ति पूजा से। और ये इसीलिए ये देते हैं कन्फ्यूजन में, इसमें भी शुरू में धिक है, नहीं ध्यान से पढ़ोगे ना ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये किसकी है? तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं, जो इनकी रचना है तुलसीदास ना, उसकी पंक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो पद्म पुराण किसकी रचना है? ऑप्शन इसमें एक ही सही होगा, पद्म पुराण है वेद व्यास की रचना, वेद व्यास की। और ये संस्कृत का काव्य ग्रंथ है। कैसा? संस्कृत का काव्य ग्रंथ है। और ये है प्रेम सागर लल्लूलाल, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी, इंसालना खा और मुत्तक बुत वारिक मुंशी सदाशुक्ल लाल नियाज की रचना है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो है माधवाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवादी। तो कौन है? माधवाचार्य। और बालवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसीलिए मैं कह रही कि ये सब अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चन में आने ही है दर्शन जरूर। रामानुचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? तो किसके अनुसार है जो पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे मतलब अर्ध प्रमाणिक माना है। अब पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को तो भी रामचंद्र शुक्ल ने माना। खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही गई है? तो ऐसी कौन सी बात है इनमें से जो रामचंद्र शुक्ल ने खुसरो के बारे में नहीं कही? तो वो है ऑप्शन ए ही सही है इसमें। खुसरो में उक्ति वैचित्र्य नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि खुसरो में उक्ति वैचित्र्य ही तो है जो उन्होंने मुकरी और अपनी जो पहेलियाँ सुनाई हैं, तो वो एक उसमें है ही ये, ठीक है। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार थे, ये सही है। वे जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे, ये भी सही है। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। उपरयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं नामदेव जी की, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हुई पंक्तियाँ हैं ये, नेट में भी 2-3 बार ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं। तो ये है, अगर पूछे नामदेव कैसे कवि हैं, तो नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों में आते हैं नामदेव जो हैं, ठीक है। और ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। आगे देखते हैं। विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने कही, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही? कौन सी बात है इसमें से जो विद्यापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा, विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते थे। ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्यापति सैफ थे। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है, ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा विद्यापति के बारे में। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसने कहा? तो ये कहा था तुलसीदास ने कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो ये कथन किसका? तुलसीदास जी का। अब इसमें जैसे इनका कहने का मतलब ये था कि गोरखनाथ ने जो भक्ति मतलब कैसे कहते हैं, भक्ति का प्रचार तो किया, लेकिन भक्ति इतनी कठिन थी,
कि जो आम आदमी के लिए नहीं थी, ठीक है। उसमें इतनी कठिनता थी, मतलब वो बना रखे थे नियम कि इस तरह से, तो वो सभी उसको नहीं कर सकते थे। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम किसने दिया। आदिकाल का नाम भी देखो पूछा ही जाता है, तो इसलिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के नाम भी देख लेना। तो ये है आदिकाल को चारण काल ग्रेयर्सन ने किया। ग्रेयर्सन के बाद चारण काल किसने किया। अगर ऑप्शन में ग्रेयर्सन नहीं होते तो हम राम कुमार वर्मा पर टिक करते, ठीक है। संधि काल या चारण काल किसने कहा है, संधि काल या चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन में जॉर्ज ग्रेयर्सन है तो हम जॉर्ज ग्रेयर्सन को वरीयता देंगे। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। तो इसमें से कौन सी रचना है जो देव कवि की नहीं है। तो इसमें प्रेम तरंग देव कवि की है, भाव विलास देव की है, अष्टयाम देव की रचना है। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, भिखारी दास की रचना है। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है, ठीक है। निम्नलिखित में अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। तो इसमें से अष्टछाप के कवियों में शामिल कौन से नहीं है। तो इसमें हम जैसे चार अष्टछाप के कितने कवि थे, 8 कवि थे। अष्टछाप की स्थापना किसने की, विठलनाथ ने। कब की, 1565 ईस्वी में की। और इसमें 4 किसके थे, बल्बाचार्य के शिष्य थे, और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। अब इसमें लगा लो सूर, कुम्मन, परमानंद कृष्ण, चीत गोविंद, चतुर्भुज नंद, ठीक है। इस तरह से 8 थे। तो कौन से नहीं, स्वामी हरिदास नहीं है। स्वामी हरिदास वो है जो कृष्ण को सखी मानकर, मतलब सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। जैसे अग्रदास ने ना राम मतलब सीता को सखी मान है उसमें, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कृष्ण को सखी मानकर आराधना की। निम्नलिखित में सगुण कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है। सगुण भक्ति शाखा का कवि नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, कृपा नाम नहीं है। कृपा राम जो हैं ये मतलब एक काव्य शास्त्रीय लेखक हैं, ठीक है। कैसे हैं ये, काव्य शास्त्रीय हैं। और कृपाराम की रचना है हिमतरंगड़ी, जो पूछी आती रचना। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है युक्ति तरंगणी कुलपति मिश्र की रचना है। काव्य विवेक चिंतामणि मिश्र की रचना है। साहित्य सार मतीराम की रचना। ये सारी रचनाएं देख लेना, अगले एग्जाम में पूछी आए तो इससे गलती ना हो, ठीक है। साहित्य सार किसकी है, मतीराम की। और रस राज किसकी है, रस राज भी ये मतीराम की रचना है। किसकी है, मतीराम की रचना है। भूषण की है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवावामनी, ठीक है। निम्नलिखित में निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का कवि नहीं है। तो इसमें से निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का कवि कौन नहीं है। तो वो नावादास नहीं है। नावादास कैसे, राम भक्त कवि हैं। कैसे, राम भक्त कवि। दादू धर्मदास और गुरु नानक ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं, ये संत धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में केशवदास की रचना नहीं है। इसमें केशवदास की रचना कौन सी नहीं है। अब इसमें जो ऑप्शन में इन्होंने माना है, इसमें मुझे भी डाउट है ये वाला क्वेश्चन। तो रस सागर माना है, ठीक है, जो केशवदास की रचना नहीं है, रस सागर नहीं है। एक हनुमान नाटक है, ये वैसे तो हनुमान नाटक है, जो हनुमान नाटक, ये हनुमान नाटक तो हृदय राम का है, हृदय राम का। अब ये इनका हो सकता है, ये मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन माना है रस सागर माना है, जो केशवदास की रचना नहीं। निम्नलिखित में रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है, नंददास हैं। और रास पंचाध्यायी किस छंद में है, रोला छंद में लिखी हुई रचना है इनकी। आंख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या है, लज्जित होना। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मीन केतु है, अनंग है, मनसीज है, कौन नहीं है, सरसीज नहीं है। कौन सा नहीं है, सरसीज। सरसीज किसका है, कमल का पर्यायवाची है। किसका है, कमल का, ठीक है। आगे देखते हैं, सरसीज कमल। सूरती सिंगार की उजाबी छवि आठी भांति, दीठी लालसा के लोयनी ले ले आजियो, रति रसा सवाद पावड़े पुनित कारी पाए,
चूमी चूमी के कपोलिनी सो मांझेहू। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये वैसे तो मतलब शुद्ध कैसे कह सकते हैं ना, परिनिष्ठित ब्रजभाषा है। ये कैसी है? ब्रजभाषा में पंक्तियाँ हैं। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये घनानंद की पंक्तियाँ। कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्ति का अर्थ है कष्ट पर कष्ट आना। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन 4। तो सीधा सादा, सीधा सादा होता है, ना कि सीधा साधा होता है। निम्नलिखित में हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन एक ही सही होगा, परिमल। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता सब किसकी रचना है? निराला की रचना है। ये किसकी है? निराला की। एकांत संगीत, मिलन यावनी, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, मधु कलश, मधुबाला, ठीक है, ये सब किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। निम्नलिखित में कृष्णा सोप्ती की रचना नहीं है। तो इसमें कृष्णा सोप्ती की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें है जिंदगी और गुलाब के फूल। तो कृष्णा सोप्ती की रचना जो है जिंदगी नामा है, ठीक है। जिंदगी और गुलाब के फूल किसकी है? उषा प्रेबंदा की है। ये किसकी है? उषा प्रियम वदा की है, ठीक है। समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी किसकी रचना है? कृष्णा सोप्ती की रचना है। निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। इसमें से तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है? मैंने आपसे कहा था अच्छे से आप अच्छे से देख लेना, उसके कवि आएंगे, तार सप्तक के कवि आएंगे, और आदिकाल का नामकरण आएगा, दर्शन आएंगे। ये कुछ चीज़ें ऐसी कि जो प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसमें तार सप्तक के कवि कौन से नहीं हैं? तो वो हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है, तीसरे सप्तक के कवि। अगर वो जैसे पूछते हैं ना, तो पहले जो तार सप्तक है उसे हम तार सप्तक बोलते हैं। निम्नलिखित में से रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं। तो रस सिद्धांत पुस्तक किसकी है? तो ये रस सिद्धांत पुस्तक है डॉक्टर नागेंद्र की। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। तो हिंदी को संघ की राजभाषा कब स्वीकार किया था? 14 सितंबर 1949 को, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। राजभाषा संबंधी प्रावधानों की दृष्टि से कौन सा विकल्प तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है? तो इसमें हमें बताना कि राजभाषा नियम 1976 ये भी सही है, राजभाषा अधिनियम 1963 ये भी सही है, और राष्ट्रपति के आदेश 1960 ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें 4 है जो कि गलत है, राजभाषा संकल्प 1965, ठीक है। सच है कला निसर्ग मुक्ति है, नियति रचित नियमों से, न तो नीति सेविका न तो चाटिका किसी दर्शन की, किंतु कौन है ज्ञान सब नहीं सौरभ जिसके फूलों का, कला लोक पर घिसे व्योम मंडल में मंडराता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं, ठीक है। अब दिन निकल गया तो इसे याद कर लेना पंक्ति को दिन निकल गया है और मतलब फूलों का कला लोक पर घिरे व्योम मंडल में मंडराता है। इस तरह से याद कर लेना इस पंक्ति को, क्योंकि ये नहीं मिली देखने के लिए, आगे आई भी नहीं थी। निम्नलिखित में सीढ़ियों पर धूप के काव्य संग्रह है। तो सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका संग्रह किसका है? तो ये है हमारा ऑप्शन डी सही होगा, रघुवीर साय का। एक और पूछा जाता है साय में धूप, ठीक है। साय में धूप किसकी रचना है? ये दुष्यंत कुमार की रचना है। ये भी अच्छा, इसमें ऑप्शन में दुष्यंत नहीं दिया, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में दुष्यंत भी दे देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 96 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश के अनुसार है। मैं गद्यांश भी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये तो, क्योंकि प्रत्येक पेपर में अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर ये है, सौंदर्य की अनुभूति हमारी अंतः सत्ता की तदकार पड़ी रहती है। तो ऑप्शन 2 सही होगा इसमें। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है। तो सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, तो यह भाषा का गड़बड़ झाला है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन है सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान स्थायी होता है। रूप विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। कौन सी बात यूरोपीय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई है? तो कौन सी कला है जो यूरोपीय कला समीक्षा की एक ऊंची उड़ान समझी गई है? वो है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है। तो ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, ये तो कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित थे क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत सिद्धांत हैं जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 सही है, ए, बी और डी। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन होना चाहिए उसमें, और डी, बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। तो प्रभावशाली शिक्षण में बाधक कौन सा है? निरंकुशता। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है? तो प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्नलिखित में से किसके अनुभव से आती है? तो वो है बच्चे के। एक छात्र में औसत अंकों की गणना उसी तरह से की जाती है जैसे समांतर मध्य है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? 2 होगा। आगे देखते हैं। व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को वास्तविक जगत पर लागू करना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इसमें बौद्धिक विकास का तत्व कौन सा नहीं है? सहनशीलता, सोचना, सृजनात्मकता, परिकल्पना, ये बौद्धिक विकास के तत्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष किया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा 2030 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्नलिखित में प्रस्तावित नहीं किया गया है। तो उसमें ऑप्शन हमारा 4 होगा, शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रोत्साहन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा होगा सही 4। ठीक है, शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा के संबंध की कौन सी बात नहीं कही गई है? तो इसमें कौन सी बात नहीं कही गई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और स्थानीय भाषा के संबंध में है? तो वो है ऑप्शन 4, अकादमियों, संग्रहालयों, वीथी गाथाओं और धरोहर स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कृति और कृतिकार का युग असंगत है इसमें से। तो ये है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, पहला ही गलत है ऑप्शन इसमें। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन है रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्हें एक जगह लिख के याद करना है क्योंकि कन्फ्यूजन करते हैं और आते हैं एग्जाम में। रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। और मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। तो ये कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की रचना है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की रचना है। छायावाद नंबर सिंह की रचना है। यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सा निबंध है जो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध अच्छे से देख लेना, एग्जाम में ये पूछे जाती है। और इन्होंने कितने निबंध लिखे थे? 6 निबंध लिखे थे। और फिर निराश क्यों हुई, पहला ही ऑप्शन है, ये इनका निबंध नहीं है। किसका है? ये बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय। ठीक, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, ये सब किसके निबंध है? ये अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है, इसमें से असंगत कौन सा है?
तो आदर्श दंपति, तो आदर्श दंपति किसका उपन्यास है? तो आदर्श दंपति है लज्जाराम मेहता का। किसका है? लज्जा राम मेहता का है। ठीक है। भाग्यश्री या भाग्यवती? भाग्यवती। ठीक है, कुछ भी आए तो ये किसका है? श्रद्धाराम फुलेरी का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना। हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार है। तो हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? ये मिश्र बंधुओं की रचना है। और कब की रचना है? इसका समय भी पूछते हैं। 1910 की रचना है। और इसमें कितने कवि हैं? 9 कवि हैं, जिनमें से एक मतलब 5 कवि तो हैं आपके रीतिकाल के। सूर तुलसी हैं, सूर तुलसी हैं, इसके कवि पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। चंद बरदाई हैं, चंद हरिचंद, चंद बरदाई और हरिचंद। और 5 कौन से हैं? केशव, बिहारी, देव, सेनापति और भूषण, ये रीतिकाल के कवि हैं इसमें। तो कुल मिला के कितने कवि हैं? 9 कवि हैं। इनमें दे देते हैं, इनमें ऑप्शन में पूछते हैं क्या, एक तो कबीर दे देते हैं, एक जायसी दे देते हैं, कौन से नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को इन्होंने नहीं रखा इसमें। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है, तो इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? तो कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और आनंद कादम्बनी बद्रीनाथ चौधरी की रचना है। संयुक्त स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। हिंदी कालिदास की आलोचना, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, जो भारतेंदु की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 4 हो। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्यभार किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार आरंभ किया था 1903 से, और कब तक रहे? 1920 तक रहे। ठीक है। इनके बाद देवीदास शुक्ल रहे, इनसे पहले श्याम सुंदर दास रहे। पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों की विवेचना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः विरोध किया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः किसका विरोध किया था? तो वैसे तो क्रोचे का, अभिव्यंजनावाद का सबसे ज़्यादा विरोध किया था, लेकिन इसमें इन्होंने तीनों का विरोध दिया। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ब्रेडले, क्रोचे और डंटन, तीनों का। रचना और रचनाकार में सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई की रचना है, ये पूछी गई। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध है। और अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर अगर उपन्यास, इसमें वैसे कुछ नहीं दे रखा तो आगे की नहीं है। ये उपन्यास किसका है? उपन्यास है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर का। ठीक है। और निबंध किसका है? निबंध है अर्धनारीश्वर, ये निबंध है दिनकर का। तो इसमें ऑप्शन 3 होगा। साहित्य और संस्कृति किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना। निम्नलिखित में प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसमें से प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक कौन से नहीं है? तो इसमें है नामवर सिंह, तो मार्क्सवादी हैं। शिवदान सिंह चौहान भी मार्क्सवादी हैं। रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास नामक आलोचना पुस्तक के लेखक है। तो इस काव्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रमाशंकर शुक्ल रसाल की पुस्तक है, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ये नामवर सिंह हैं। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिर दुग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती, तब भी तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगली सोए तन भी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये महादेवी जी की पंक्तियां हैं। और रहस्यवाद की कवयित्री कहलाती हैं, जो मतलब छायावाद में मुख्यतः है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा संपादन का सिद्धांत नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन इसमें होगा 1 पक्षधरता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, संतुलन। ये क्या है? ये संपादन के सिद्धांत है। निम्नलिखित में पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। तो इसमें पत्रकारिता का प्रकार कौन सा नहीं है? विशेषीकृत पत्रकारिता, ऑप्शन 3 होगा इसमें। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसको नामवर सिंह ने नई कहानी मतलब नई कहानी की पहली कृति माना है? तो नामवर सिंह ने किसको नई कहानी की पहली रचना माना है? तो वो परिंदे है। और किसकी है? निर्मल वर्मा की रचना है। जिंदगी और जोग अमरकांत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना है शेखर जोशी की नहीं है? तो समर्पण शेखर जोशी की रचना है। दाजू ये भी के शेखर जोशी की रचना है। कोसी का घटबार ये भी शेखर जोशी की रचना है। कर्मनाशा की हार किसकी रचना है? ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। शिव प्रसाद सिंह की रचना है कर्मनाशा की हार। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार कार्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो जनसंचार का कार्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है। सार्वजनिक हित से अधिक व्यवसायिक मुनाफा कमाने पर बल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो अनामदास का पोथे में रैक मुनि अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में देखते हैं, ये भी सही है। और बाणाभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की दृष्टि से छिद्रान्वेषण की गुंजाइश नहीं है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 है जो सही नहीं है। चारू चंद्रलेख में लेखक ने 13वीं और 14वीं सदी का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें 12वीं और 13वीं सदी का इतिहास चित्रित किया गया है। 12वीं और 13वीं सदी का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें 3 सही है। पुनर्वा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रित किया गया है, ठीक है। अगर पुनर्वा उपन्यास दे के पूछ ले इनका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इनका इसलिए इनके बारे में ये जानकारी भी देख लेना अच्छे से, विस्तार से दे रखी है। रेणु फणीश्वरनाथ रेणु के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो फणीश्वरनाथ रेणु के जो उपन्यास हैं वो कौन से हैं इसमें जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से? तो ऑप्शन इसमें 2 सही होगा। मैलाचल, प्रति परिकथा, जुलूस और पलटू बाबू साहब। 1954 का तो है मैलाचल, 1957 का है प्रति परिकथा, 1965 का है जुलूस और पलटू बाबू 1997 अब आप इन्हें याद कैसे करेंगे? मैं आपको एक ट्रिक बोल देती हूँ। जो फणीश्वरनाथ रेणु का आप उपन्यास याद करेंगे तो मैल की परत लिख दूँ मैं आपको, याद कर लेना। मैल की परत, दीर्घ जुलू, मैल की परत दीर्घ जुलू सी जम गई, कितनी पलटू राम रे, कितनी पलटू राम रे, ठीक है। ये इनके जो उपन्यास है आखिर इनके उपन्यासों की सबकी जितने इन्होंने उपन्यास लिखे उनकी ट्रिक है ये। तो आप इन्हें याद कर लेना तो आपके ये याद हो जाएंगे। मैल की परत मतलब क्रम से लगाने को आ जाए, अगर सन भी याद ना हो तो ऐसे भी याद होंगे, तब भी अगर इतना भी याद है ऑप्शन में पूछ ले कि ये किसका उपन्यास है तब भी ऐसे याद हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और पहला आंचलिक उपन्यास कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अरे इनका पहला आंचलिक उपन्यास ही है जो आंचलिक उपन्यास है मैलाचल। एक इसमें अलग से जो और गद्यांश दिया था जो कि मतलब पास करने के लिए इंग्लिश और हिंदी में कंपलसरी था, तो 10 क्वेश्चन शायद इसमें है ये। हाँ 141 से 143 तक क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंशन से, तो ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे हम, इसके केवल आंसर करेंगे। तो 141 में किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन है कोमल भावों की। जिस पर करना की जाती है वह कर्णाकार है, तो कृतज्ञ होना। करना करने वाले पर भी करना कौन नहीं करता? जिस पर करना की जाती है, ऑप्शन 4। अब आगे ये क्वेश्चन है अलग से। निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन नहीं है? निशाचर, पक्षर का अंडज, पखेरु, नवचर ये पक्षी के पर्यायवाची हैं और निशाचर पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में असंगत है। इसमें से असंगत कौन सा है? तो इसमें पहला है लुप्त स्पष्ट,
हार जीत, हर्ष विषाद, हिरास और वृद्धि, तो ये सही है। और जो मतलब असंगत है वो है लुप्त स्पष्ट। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है, तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? मूर्ख व्यक्ति। तो ऑप्शन इसमें 2 सही होगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है, इसमें द्वंद्व समास वाला शब्द कौन सा नहीं है? ध्यान मग्न। ध्यान मग्न जो है द्वंद्व समास का नहीं है। घास फूस, लूटमार, कामकाज। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द है, तो विसर्ग संधि वाला शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन हमारा 3 होगा, निष्फल। ठीक है, निहि धन फल, निष्फल। सज्जन, सत, ये अलग अलग भी संधि पूछी जाती हैं, तो इन्हें देख लेना। सज्जन, उच्चारण, उतधन चारण, और तल्लीन, ततधन लीन। ये सब कैसी व्यंजन संधि है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले के लिए शब्द है, तो सप्ताह में जो एक बार प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक। और साप्ताहिक शब्द ना शुद्ध करने के लिखने के लिए भी आता है, कैसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वनस्पति। वनस्पति इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें पेटचिरा बा है और इसमें बा में। ठीक है, ये अंतर है। यजमान सही है, बाह्य सही है, बाण सही है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था AMRS का, वो एग्जाम पेपर था ये। ठीक है, और अपना इसको देखने से पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन कितनी बार चीज़ों को, ये क्वेश्चन पेपर देखने का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ें हैं प्रत्येक क्वेश्चनों में हमारे रिपीट होती हैं। ठीक है, तो वो हमारी गलत ना हो। अपना ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद TGT का देखती हूँ, और आपका जैसे नेट का है, और बाकी अपना, और आपको मतलब उसमें जो व्याकरण में कौन सा पार्ट में पहले करवाऊँ वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, उसी पार्ट को मैं पहले करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।